हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं गणित विषय की बात करने वाले हैं, जो क्लास 9th का है, वर्ग 9वां है। हम लोग इसका अध्याय संख्या 1 कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 2 तक कर चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग संख्या 3 करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पीछे वाले जो भाग संख्या 1 है और भाग संख्या 2 है उसको भी आपने देखा होगा। तो आज के इस भाग संख्या 3 में जानते हैं क्या क्या सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लें कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछले भाग में हमने उदाहरण संख्या 1 और 2 किया था और प्रश्नावली 1.1 के जितने सारे प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने एक एक कर हल भी किया था। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस भाग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज के इस भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण संख्या 3 और 4। देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, उसमें मेनली रूप से 2 प्रकार की संख्या होता है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो एक हो गया हमारा परिमेय संख्या और एक हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो इसके पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। वास्तविक संख्या को डिटेल में हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ना है हम लोग को। तो वास्तविक संख्या में और भी हम लोग आगे की चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। हम किस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें भिन्न अर्थात p/q अंश बटा हर भिन्न p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे शब्द में कहा जाए अर्थात जिनका दशमलव विस्तार न समाप्त होने वाला हो और न दोहराने वाला हो, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है। एक है कि दशमलव विस्तार, दशमलव विस्तार न समाप्त होने वाला हो। उसका जब हम लोग दशमलव का विस्तार करेंगे तो समाप्त नहीं होगा, वो एक के बाद एक एक ऐसे आते ही जाएगा। उसके बाद न दोहराने वाला हो, और जो वो संख्या आएगा वो रिपीट नहीं करेगा, वो नॉन रिपीटिंग होगा अर्थात दोहराएगा नहीं। तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। किस प्रकार की संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इन संख्याओं को न तो पूर्ण संख्या न ही परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो अपरिमेय संख्या रहता है उसका दशमलव रूप जो होता है वह न समाप्त होता है और न ही दोहराता है। जैसे में अगर हम बात करें √2 का, तो जब √2 को हल करेंगे तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा ना ही समाप्त होगा और ना ही जो उसके अंदर अंक होंगे वो रिपीट करेंगे, रिपीट भी नहीं करेंगे और ना ही ये समाप्त होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल नहीं होता है। अगर हम जब 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल करेंगे तो ये हमारा ये नहीं आएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, वो परिमेय संख्या ही आएगा। उसके बाद देखते हैं ये संख्याएं वास्तविक संख्याओं में ही आती हैं। अभी शुरू में हमने बताया वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो जब वास्तविक संख्या के पार्ट है तो उसमें तो आएगा ही, रियल नंबर के ही सब पार्ट है। ये न तो भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकते हैं और ना ही पूर्णांक के रूप में, अर्थात भिन्न मतलब ना इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ना ही इसको पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमने 4 विशेषताएं देखा कि इनका जो दशमलव रूप होता है वो समाप्त नहीं होता है और ना ही दोहराता है। उसके बाद
ए किसी दो संख्याओं का भागफल नहीं हो सकता है पूर्ण संख्याओं का। उसके बाद ए संख्याएं वास्तविक संख्याओं के भाग होती हैं और ए न तो भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकती है और ना ही पूर्णांक के रूप में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल संख्या 1 है √2। अगर आपसे केवल पूछेगा √2 किस प्रकार की संख्या है, तो √2 जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम √2 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है 1.414213 तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉटेड 3 गो डॉट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हो रहा है, इसके आगे भी ये बढ़ते जाएगा। और दूसरा हमारा पॉइंट था ना दोहराता है, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा। देखिए 4 1 4, फिर 4 के बाद 1 आना चाहिए तो रिपीट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 के बाद 4 आना चाहिए, तो 1 के बाद 4 नहीं आ रहा है, 1 के बाद 3 आ गया। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब इसका हम दशमलव प्रसार देखेंगे तो ये क्या होगा, ये रिपीट नहीं करेगा, समझ रहे हो। और वो समाप्त भी नहीं होगा, अर्थात ये अनंत रूप से आगे बढ़ते जाएगा। डॉटेड आप जहाँ तक इसको खोजोगे, जहाँ तक आप कैलकुलेट करते जाओगे वहाँ तक ये बढ़ते जाएगा। तो √2 किस प्रकार की संख्याएं हुई, वो अपरिमेय संख्या है। हम अमूमन ये देखते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है, तो वो अपरिमेय संख्या जो होता है ना, तो रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, अर्थात जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो किस प्रकार की संख्या होती है? पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो बताइए वर्गमूल 2 इसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है? नहीं ना, तो एक किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब आपसे हम पूछते हैं √3 कैसी संख्या होगी? ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। और √4 किस प्रकार की संख्या होगी? तो √4 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है √4 के बराबर क्या होता है? √4 बराबर होता है 2, क्योंकि 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अर्थात 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है? 2 आता है। और 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो √4 है किस प्रकार की संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार बताइए √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √6 ये भी अपरिमेय है, √7 ये भी अपरिमेय है, √8 ये भी अपरिमेय है। लेकिन √9 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। इसका मतलब यहाँ से अब जोड़ा लग गया तो एक इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 3/1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात रूट अंडर के वर्गमूल में ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो वो अपरिमेय के कैटेगरी में जाएगा, जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है वो किस में जाएगा? परिमेय के कैटेगरी में जाएगा। अपरिमेय है तो जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, तो इसका जो दशमलव विस्तार जब हम करेंगे तो वो समाप्त नहीं होगा, और उसके बाद उसमें जो अंक होंगे वो दोहराते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पाई एक यूनानी ग्रीक अक्षर है। पाई का मतलब आप समझते हैं, जो आप वृत्त का जब परिधि निकालते हैं तो पाई बराबर क्या होता है? वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, ये परिधि के बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है, ठीक है। और जब पाई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? परिधि अब बटा 2r, ठीक है। परिधि बटा कितना आ जाएगा? 2r। 2r का मतलब क्या है कि इसका व्यास, अर्थात डायमीटर, माने एगो r रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। अगर 2 गो r मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? व्यास हो गया। तो जब हम परिधि में व्यास से भाग लगा देते हैं तो जो हमको मिलता है वो कितना मिलता है? वो पाई मिलता है, ठीक है। और जो पाई का मान होता है लगभग में होता है 3.1415926 अभी ये आगे तक बढ़ते जाएगा। इसको हम अगर देखें तो ये ना ही समाप्त होगा ना ही ये रिपीट करता है, ठीक है। तो पाई का मान अभी सर्च किया ही जा रहा है, कंप्यूटर से, जो सुपर कंप्यूटर है उससे निकलवाया जा रहा है। बहुत आगे तक, आगे डिजिट तक इसका वैल्यू देखा जा रहा है। तो ये अभी ना समाप्त होता है और ना ही दोहराता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जो पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7, वो पाई का ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, वो पाई का लगभग वाला वैल्यू है, अर्थात सन्निकट वैल्यू है, नज़दीक का वैल्यू है। लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है,
लेकिन पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वैसे ही देखिए √3, √5, √7 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप ध्यान दीजिए √4, √9, √25 ये सभी परिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। इसको जब निकालेंगे तो 2 आएगा, इसको 3 आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, तो हमने जाना कि अपरिमेय संख्या का जब हम दशमलव रूप करेंगे तो ना समाप्त होंगे और ना ही दोहराते हैं, अर्थात नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो अब हम दोनों में अंतर देखते हैं, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। हमारा जो पहला विशेषता है वो परिभाषा के आधार पर है। तो इसका जो परिभाषा होता है परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर का, कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो उस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम दशमलव रूप देखते हैं तो क्या होगा? दशमलव रूप में जो परिमेय संख्या वाला पार्ट होगा या तो समाप्त हो जाएगा। जैसे में देखो 4/2 किए तो इसका इसको जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 अर्थात 2.0, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? समाप्त हो गया। या दोहराने वाला होगा, दोहराने वाला होगा कैसे? जैसे 1/3 लिख दिया तो 3 में 1 से भाग लगाना है, तो यहाँ 0 दिए, यहाँ 0 आ गया, यहाँ दशमलव लगाए। अब देखो 3 तिहाई 9, तो 1 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 9 आ गया, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, अर्थात देखो ये दोहराने वाला है, मैंने रिपीट कर रहा है। तो 3 3 3 3 3 3 बार बार हमें मिलते जा रहा है। 0.3 3 3 3 3 3 ऐसे 3 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है, और 3 जो है वहीं केवल रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो ये जो होगा दोहराने वाला कंसेप्ट एक परिमेय संख्या में होगा। ठीक है, अब देखो अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये जो दशमलव था ये तो समाप्त होने वाला होगा। ठीक है, समाप्त होगा ही नहीं। और उसके बाद दूसरी खूबी ये है कि ये दोहराएगा भी नहीं। जितने अंक आएंगे अलग अलग प्रकार के आएंगे, कोई उसमें आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, उदाहरण देखो जैसे 1/2, 3/4, -5/6, 0.75, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा √2, पाई, √3, √5। अब देखो भिन्न में व्यक्त करना, हम इसको भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या को, लेकिन हम अपरिमेय संख्या को भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, असंभव है। अब देखो वास्तविक संख्याओं में इसकी स्थिति क्या है? तो वास्तविक संख्याओं में ये भी शामिल है, वास्तविक संख्याओं में ये भी शामिल है। अब देखो पूर्णांक का भाग इसमें हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। अब दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो जो परिमेय संख्या का उपयोग है सरल गणना, सिंपल कैलकुलेशन के लिए है, अनुपात के लिए है, प्रतिशत के लिए है, इसमें ही सबका प्रयोग होता है। लेकिन जब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, जैसे में पाई आ गया, तो इसका उपयोग हम लोग ज्यामिति में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, अर्थात साइंस में करते हैं। अगर हम हायर लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ें, उन्नत गणित प्रयोग, तो उसमें इस सब का प्रयोग होता है अपरिमेय संख्याओं का। तो दोनों इस प्रकार के संख्याएं हैं। अब चलिए हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 3 के ऊपर, जो बोल रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ा था, अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका निरूपण हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग यह सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार यूनानियों ने √2 का पता लगाया होगा। ठीक है, यह एकक अर्थात मात्रक की लंबाई की भुजा वाले वर्ग OABC लीजिए। यहाँ पर एक आपको वर्ग दिखाई दे रहा है ना, OABC। हर एक भुजा का जो लंबाई है वो कितना है? 1 यूनिट है, 1 इकाई है। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय लागू करके यह देख सकते हैं कि अगर O से A की लंबाई अगर 1 यूनिट है और A से B की लंबाई 1 यूनिट है, तो O से B की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो वो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो अर्थात जो हमारा OB की लंबाई है कितना आ गया? √2 आ गया। अब हम सेम फिगर को उठाएंगे और संख्या रेखा पर रख देंगे। ठीक है,
अब देखो संख्या रेखा पर हम √2 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। ऐसा सरलता से किया जा सकता है कि इस बात का ध्यान में रखते हुए कि शीर्ष जो O है इसको हम क्या करते हैं, शून्य के पर रखते हैं। अर्थात ये जो हमारा शीर्ष O था इसको हमने क्या किया, जहाँ पे हमारा संख्या रेखा में 0 मिलता है वहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। और 0 से A तक की जो लंबाई है वो 1 यूनिट है। A से B तक की जो लंबाई है कितनी है, 1 यूनिट है। अब देखो कि जो O से B तक की लंबाई आएगी ये कितना आ गया, √2। तो आकृति 1.6 है, इसमें हम देख सकते हैं। अब देखो ये √2 अर्थात ये जो लंबाई है कितना है, √2 है। अब हम इतना का चाप लेंगे, ठीक है, और जो हमारा आता है ज्यामिति बॉक्स में उससे हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो ये हमारा जहाँ इस पॉइंट पे कट करेगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे में यहाँ पे देखो ये हमारा 0 पे इसको हमने कोइंसाइड किया, इसका जो इकाई है वो 1 यूनिट है, ये भी जो दूरी है ये भी 1 यूनिट है। तो ए वाला हमारा कितना हो जाएगा, √2 अर्थात इस पॉइंट पे ये हमारा जो इसको रेडियस मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, और इस पर जब प्रकार रखेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे तो कितना जहाँ पे कट करेगा ये भी तो लंबाई √2 सेंटीमीटर ना होगा, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। सिंपल हम यूनिट की बात करते हैं, इकाई में कोई भी मात्रक हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये √2 हो गया। अब यहाँ जो त्रिज्या का वैल्यू तो बदलता नहीं है पूरे सर्कल में। अगर हम ये सर्कल लेते हैं तो यहाँ अगर √2 है तो यहाँ भी तो √2 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी वैल्यू √2 ही होगा, क्योंकि त्रिज्या तो सेम रहता है, त्रिज्या नहीं बदलता है किसी वृत्त का, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि OB बराबर √2 एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप R खींचिए जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, तब बिंदु P संख्या रेखा पर √2 के संगत होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कैसे किया जाएगा। ये भी आसान है, जैसे हमने उदाहरण संख्या 3 में किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। तो देखो अभी यहाँ तक हमने O से A तक की जो दूरी लिया था 1 यूनिट लिया था, और A से B तक की जो दूरी लिया था 1 यूनिट लिया था। तो इस प्रकार हमें जो OB मिला था वो कितना मिला था, √2 यूनिट, ठीक है। अब देखो इसको हमने आधार मान लिया और इस पर हमने क्या किया, 1 यूनिट 90 डिग्री पर ऊपर ले लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है OB और D, OBD, जिसमें जो हमारा जो लंब है 1 यूनिट है और जो आधार है वो √2 यूनिट है। तो इस प्रकार जो OD का लंबाई निकलेगा पाइथागोरस पर में यहाँ भी लागू करेंगे, अर्थात √2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे अंडर रूट। तो √2 का स्क्वायर करते हैं, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हट जाता है, बाकी अंदर वाला संख्या सेम रहता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो √3, ठीक है। तो ये हमारा कितना प्राप्त हो गया, OD जो हमारा जो है लंबाई मिला ये कितना मिला, √3 मिला। अब प्रकार के हेल्प से प्रकार लेंगे और OD लंबाई के अनुसार ऐसे आप करेंगे और इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त ऐसे खींच देंगे, और जहाँ पर कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, √3। अगर इस साइड कट करेंगे तो ये तो प्रकार पर है तो √3, अगर इस साइड अगर हमने कट किया तो ये -√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -√3, क्योंकि 0 के बाएं तरफ निगेटिव होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है। दाहिने तरफ काटे तो प्लस का √3, बाएं तरफ काटे तो माइनस का √3। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्रश्नावली 1.2। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।